बहू नीति ने किचन में झांक कर देखा तो उसकी सास चाय बना रही थी। बहू ने अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा, क्या चाय बन गई? चाय बन गई हो तो मेरे कमरे में ले आना। सास ने बहू को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, चाय बन गई है बेटा, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ, जल्दी से ले आइएगा। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ट्रे में चाय और बिस्किट लगाने लगी और लगा कर के बहू के कमरे में ले गई। बहू चाय पीने लगी तो सास वहीं खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब चाय भी पीने दोगी या इधर ही खड़ी रहोगी? जाकर बाकी काम कर लो। सास कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में फिर से आते ही जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगती है। फिर चाय बिस्किट अपने बेटे के लिए ले जाती है। विजय अनीता जी का छोटा बेटा है जो चल फिर नहीं सकता और बस अपनी व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। जब वह बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। अनीता जी उसके लिए चाय ले गई और अपने हाथों से उसे चाय में डुबा डुबा कर बिस्किट खिलाती है। अनीता जी चाय पीकर बैठी ही थी कि बहू ने आवाज़ लगाई, कहाँ गई? अब यह बर्तन भी उठाकर ले जाओ। बहू कहती है, अब शाम के खाने की तैयारी भी कर लो, मेरे लिए तो पनीर की सब्जी बना देना। अनीता जी कहती हैं, ठीक है। फिर वह गैस साफ करके रसोई को साफ करती हैं। फिर वह शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। खाने की तैयारी के साथ साथ वह बीच बीच में अपने बेटे विजय के पास जाती रहती हैं। वह देखती हैं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वह विजय के पास जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। तब विजय अपनी माँ के हाथों को पकड़कर कहता है, मम्मी आप कितना काम करते हैं, भाभी तो कुछ भी नहीं करती और आप उनका सारा काम करती हो, आप थक जाती होंगी। अनीता जी थके गले से बोलती हैं, हाँ बेटा, बुरा नसीब है तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन जीना है तब तक काम तो करना ही पड़ेगा। अंदर बहू यह सब सुन लेती है तो और जाकर विजय के मुंह में एक थप्पड़ जड़ देती है। विजय और अनीता जी रोने लगते हैं तो बहू कहती है, अगर जुबान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसका पति बाहर निकलकर आता है और ससुर ब्रजभूषण जी भी बाहर निकलकर आ जाते हैं। बहू उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़कर पानी ले आती है और 10 मिनट बाद अपने ससुर से खाने के लिए पूछती है। दौड़ी दौड़ी जाती है, खाना डाइनिंग टेबल में लगा देती है। ससुर जी के आते ही बहू एक ओर खड़ी हो जाती है। अनीता जी बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर वह अपने पति और ससुर के लिए सारे काम करती है। ब्रजभूषण जी का खुद का बहुत बड़ा व्यवसाय था। बड़े बेटे को पढ़ाई के बाद अपने ही साथ बिजनेस में लगा दिया था, जबकि छोटा बेटा घर पर ही रहता था। ब्रजभूषण जी एक सामाजिक और कुशल बिजनेसमैन थे। बाहर से जितने कठोर थे उतने ही भीतर से कोमल थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा होलसेल का कारोबार बना लिया था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे, किंतु जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए अपनी ठीक ठाक स्थिति होने के कारण भी अपने घर में उन्होंने किसी को नौकर नहीं रखा था। अनीता जी ने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया था। इसी कारण वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अनीता जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ फरेब छल कपट लालच करना यह सब उन्हें नहीं आता था। बस अपने काम में लगी रहती थी और विजय पर तो वह जान निछावर करती थी। ब्रजभूषण जी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे, परंतु दोनों में से ज़्यादा प्यार विजय से करते थे। ब्रजभूषण जी सुबह घर से निकल जाते और देर रात तक लौटते, इसलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घर किस तरह से चल रहा है, इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके पीठ पीछे उनकी बहू उनके बेटे और पत्नी पर अत्याचार करती है, अपने सारे काम करवाती है और विजय को मारती है। घर में सारे काम अनीता जी ही करती हैं। अगर विजय कभी यह धमकी देता कि मैं पापा को सब बता दूंगा तो नीति उससे बहुत लड़ती, इसलिए वह नहीं बोल पाता था। लेकिन जैसे ही ब्रजभूषण जी घर में आते, नीति एकदम से संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हो रहा था।
अपने ससुर के आने पर वह एक पैर पर खड़ी हो जाती थी। फिर बृजभूषण जी विजय के कमरे में जाते हैं और बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे नीति भी अपने कमरे में चली जाती है। बृजभूषण जी पहले अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर विजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बात है अनीता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? आजकल तुम थकी थकी सी दिखाई दे रही हो, कोई बात भी नहीं करती हो। मैं रोज़ देखता हूँ तुम दोनों ऐसे नज़र आती हो जैसे किसी चीज़ की कमी हो। तुम्हें कोई दुख है, कोई परेशानी है तो तुम दोनों मुझे बताते क्यों नहीं? मेरे लिए तो तुम दोनों की खुशी मायने रखती है। अनीता जी और विजय एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनीता जी आंखों ही आंखों में विजय को मना कर देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर दोनों सो जाते हैं। अनीता जी अपनी अलमारी खोलती हैं और उसमें से एक डायरी निकालती हैं। उसमें वह लिखना शुरू कर देती हैं। उसके बाद उसी डायरी को कपड़ों के नीचे छिपाकर रख देती हैं। किसी को पता नहीं होता कि वह डायरी लिखती हैं। अगले दिन सुबह अनीता जी उठकर पूजा पाठ के काम में लग जाती हैं। जब तक बृजभूषण जी उठते हैं तब तक उनकी बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद वह बहुत जल्दी से काम करने का नाटक शुरू कर देती है और उन सबके जाते ही वह उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अनीता जी को रोटी बनाने में देर हो गई तो बहू ने सास के हाथ में गरम चिमटा लगा दिया। अनीता जी की चीख निकल गई। विजय माँ की आवाज़ सुनकर व्हीलचेयर लेकर बाहर आया और कहने लगा, भाभी, आज मैं पापा को ज़रूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जला दिया। बहू देवर को थप्पड़ मार देती है। अनीता जी अपने बेटे के पास दौड़ जाती हैं और उसे सीने से लगा लेती हैं। माँ बेटे दोनों बहुत रोते हैं। बहू उन्हें धमकी देती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा और वह अपने कमरे में चली जाती है। विजय कहता है, मम्मी, आप मेरे कारण इतने कष्ट मत सहन करो, आप मुझे मर जाने दो। आज पापा को सब बता दीजिए। वैसे भी भाभी हमें जीते जी मार ही रही हैं। अनीता जी अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोती हैं और कहती हैं, बच्चे, तू क्यों अपनी जान देगा? भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तभी ब्रजभूषण जी के आने की आहट सुनाई देती है। ससुर के अंदर आने से पहले ही बहू पानी लेकर खड़ी हो जाती है। खाना वाना सब लगा देती है। खाना खाने के बाद ब्रजभूषण जी विजय के कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने पर ब्रजभूषण जी की नज़र अनीता जी के जले हुए हाथ पर और विजय के सर पर पड़ती है तो वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? तो अनीता जी बहाना बना देती हैं कि गलती से जल गया और विजय मेरी आवाज़ सुनकर गिर पड़ा था। बृजभूषण जी सोचने लगते हैं। अनीता जी विजय के सिर पर तेल लगाकर बेटे को सुला देती थी और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती थी। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती, फिर वह सो जाती थी। किंतु आज ब्रजभूषण जी सोए नहीं थे। उन्हें शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के कारण आज वह जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही ब्रजभूषण जी उठे और एक दो मिनट तक सोचने के बाद अलमारी के कपड़ों में हाथ फिराते हुए एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, मेरी ज़िंदगी का सफ़र। आज मेरे पापा ने मेरे लिए साइकिल लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। बृजभूषण जी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें आगे पढ़ने की इच्छा हुई तो जल्दी से ज़मीन पर ही बैठ गए। आराम से डायरी पढ़ने लगे। उस डायरी में अनीता जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सारे अनुभव लिखे हुए थे। अनीता जी को बचपन से ही डायरी लिखने का शौक था। उन्होंने ब्रजभूषण जी को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उन्हें डायरी लिखना पसंद नहीं था। किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि अनीता जी को डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वह तेज तेज पन्ने पलटते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ पढ़कर मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम का जिक्र पढ़कर बहुत खुश हुए। खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज बड़े बेटे की शादी का दिन है।
इसके बाद से पढ़ते पढ़ते ब्रजभूषण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें अनीता जी ने बहू के हर एक अत्याचार का वर्णन किया था, जिसको पढ़कर ब्रजभूषण जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। आज बहू ने मेरा हाथ गरम चिमटे से जला दिया और मेरे बच्चे के सर पर भी दे मारा। हमारी सहायता करो। ब्रजभूषण जी अपनी पत्नी और बेटे से इतना प्यार करते थे और उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इस बात की उन्हें भनक तक नहीं थी। इस बात को सोचकर वह बहुत पछता रहे थे। फिर वह डायरी को वापस उसी जगह रखकर अपनी पत्नी के पास बैठ गए। उसको प्यार भरी नज़रों से देखते रहे, उसके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर विजय के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेर फेर कर प्यार करते रहे। अब उनके दिल में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु उन्होंने अपनी ज्वाला को ठंडा किया और समझदारी से काम किया। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। सुबह उठे तो बड़े बेटे से बोले, बेटा आज काम की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तुम ऐसा करो, बहू को लेकर कहीं घुमाकर आओ। बेटा बहू तो मौका बेटा बहू को तो मौका चाहिए था। यह सुनते ही मानो उनके मन में लड्डू फूटने लगे। दोनों जल्दी से तैयार हुए और निकल गए। ब्रजभूषण जी ने अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रखकर कहा, यह लो, तुम शॉपिंग कराओ। जो लाना है दिल खोलकर लाओ और अपनी सहेली नीलू के उधर भी हो आना। अनीता जी मना कर रही थी, किंतु उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया। विजय को एक दिन के लिए उसकी मौसी के घर भेज देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी घर में बहुत सारे खुफिया कैमरे लगवा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और ब्रजभूषण जी अपने और अनीता जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तीनों खाना खा लेते हैं और अगले दिन से बहू अपने असली रूप में आ जाती है और विजय पर रोज की तरह अत्याचार करना शुरू कर देती है। वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तीनों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि घर में खुफिया कैमरे लगे हैं। बहू इस बात से बेखबर उन दोनों पर अत्याचार करती रहती। ब्रजभूषण जी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करने को कहते हैं, ताकि आगे से किसी भी बहू की इतनी हिम्मत ना हो जो अपनी माँ जैसी सास और देवर नंद पर अत्याचार करे। कुछ घंटों के बाद लेडीज पुलिस आकर बहू को गिरफ्तार कर लेती है। बहू चौंक जाती है और पूछती है कि मैंने क्या किया है। तब ब्रजभूषण जी अपने घर की टीवी पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं, जिसमें बहू अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार कर रही होती है। यह सब देखकर बहू की रूह कांप जाती है। अनीता जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। भावेश को अपनी पत्नी पर दया आ जाती है तो वह अपने पापा से कहता है, पापा यह सब क्या है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हो। ब्रजभूषण जी भावेश की गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तभी वहाँ वकील आ जाता है। उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही वकील को फ़ोन कर दिया था। मैं अपनी पत्नी और बेटे पर हुए अत्याचार का खुद बदला ले सकता था, पर मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, इसलिए तेरी बददिमाग पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। इसने मेरी सीधी सादी पत्नी और बेटे के साथ जो किया, उसके बदले में इसका गला दबाकर भी मार सकता था, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में खुफिया कैमरे लगवा दिए। मेरी पत्नी अनीता और विजय को जान से मारने की धमकी देती थी। अब तुझे कानून से बचने के लिए समय, पैसा और ज़िंदगी सब चाहिए होगी। अब पता चलेगा किसी पर अत्याचार करना कैसा होता है। यह सुनकर भावेश रोने लगा। भावेश कहता है, पापा गलती नीति की है, ना कि मेरी। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? नीति अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है, परंतु उसे माफ़ी नहीं मिलती। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और ब्रजभूषण जी वकील के साथ अपनी वसीयत तैयार करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, किंतु अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी संपत्ति के वारिस मेरी पत्नी और मेरा इकलौता छोटा बेटा होगा। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी आपको पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।